इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और क्लास के लिए तैयार होंगे। मैंने आपको कल बताया था कि आप लोग याद करके आइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो शुरुआत के 5 मिनट जो थे वो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के लिए दिए थे, लेकिन देख लीजिए पूरी ईमानदारी के साथ आपको आंसर देना है। ये नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया है उसका रजिस्टर खोल के बैठ जाओ और उसका आंसर देने लगो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो सामने आपके क्वेश्चन हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया है या नहीं लिया है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। हो गए सारे? एक एक करके जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिए। पहले का आंसर क्या है, भारत में कंपनी की स्थापना किस चार्टर के तहत की गई? भारत में कंपनी की स्थापना किस चार्टर के तहत की गई? बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है। जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत में कंपनी की स्थापना किस चार्टर के तहत की गई? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका 1600 ईस्वी का राजलेख। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी ने भारत में अपना कार्य करना कहां से प्रारंभ किया? मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। इसका आंसर जल्दी से कीजिए। कंपनी ने भारत में अपना कार्य करना कहां प्रारंभ किया? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। जी हाँ, इसका आंसर होगा बेटा सूरत। कंपनी ने भारत में अपना कार्य करना कहां से प्रारंभ किया? आंसर होगा सूरत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर का पद सृजित किया गया? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर का पद सृजित किया गया? इसका आंसर होगा 1773। इसका आंसर क्या होगा बेटा? 1773। 1773 के द्वारा गवर्नर के पद का सृजन किया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, गवर्नर की परिषद में 4 सदस्य कौन कौन थे? ठीक है, गवर्नर की परिषद में 4 सदस्य कौन कौन थे? इसका आंसर है फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। इसका आंसर ये है। अगला देखिए, गवर्नर व उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर व उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर याद होगा तो आंसर सही होगा, अगर याद नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। और कॉपी में देखने का प्रयत्न करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि समय निकल जाएगा। ठीक है, आंसर है निदेशक बोर्ड के द्वारा। इसका आंसर होगा निदेशक बोर्ड के द्वारा। इसका आंसर होगा, जिसको जो आंसर पता नहीं है चुपचाप जल्दी से लिख लीजिएगा। लिख लिया? आगे बढ़ें।
अगला है कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल व उसकी परिषद में। किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल व उसकी परिषद में। जब मैंने 1833 का भी एक्ट पढ़ाया ही नहीं है तो फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए कहाँ से बेटा? क्यों आंसर गलत दे रहे हो? कल भी बोला था थोड़ा सा पढ़ लेना, याद कर लेना, उसके बाद आंसर देना। चलिए फिलहाल में लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? बिल्कुल सही, 4। कितने न्यायाधीश थे? 4। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन आंसर। जितने लोगों ने सही जवाब दिया है बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहे हो। देखिए ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, और यदि आपने ऐसे नहीं पढ़ा, ठीक है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आगे बढ़ें, अब अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, 4 थे, 3 नहीं थे, 4 थे। हमने अलग से नहीं पूछा है, हमने ये पूछा है कुल कितने थे, तो एक अन्य मत लिखो, केवल आंसर दो। 4 बिल्कुल सही जवाब, 4, 3 नहीं, 4। ठीक है, बस ये आज की क्वेश्चन आंसर की क्वेरीज थी। जो क्वेश्चन आपको सही नहीं आया है वो क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में टच कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन MPPSC और UPPCS में आए हुए हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं। इसी प्रकार से कल से कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चनों को देने की। 10 क्वेश्चन प्रतिदिन हम आपको देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इससे आपने जो पढ़ा है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। अब जल्दी से बता दीजिए कि आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने क्या देखा था? कल तक हमने आपको बताया था कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट हम और आप पढ़ चुके थे। 1773 के बाद 1781 का पढ़ चुके थे हम, 1793 का पढ़ चुके थे हम। ये सारे एक्ट हम कल पढ़ चुके थे। आज हम और आपको क्या पढ़ना है? आज हम और आपको 1793 का में भी मैंने शायद आपको बता दिया था, 1793 का एक्ट भी हमने आपको बता दिया था। आज हम और आपको पढ़ना है 1813 का राजलेख, 1813 का राजलेख, ठीक है। अब कारण क्या था? कारण क्या था कि ये लेख लाया गया या यह अधिनियम लाया गया या एक चार्टर लाया गया? इसका कारण क्या था? समझिए इस चीज को, बहुत आराम से समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा कि इसका कारण क्या था। इसका कारण था कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एवं ईसाई धार्मिक संस्थाओं को ईसाई धार्मिक मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, पूर्वोत्तर देशों में लाने के लिए, पूर्वोत्तर देशों के जनमानस को ईसाई धर्म के महत्व को बतलाने के लिए, ईसाई धर्म के प्रभाव को स्थापित करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ईसाई धर्म में भारतीय जनता या पूर्वोत्तर देशों की जनता को कन्वर्ट करने के लिए
कन्वर्ट करने के उद्देश्य से 1813 का राजलेख पारित किया गया था। क्लियर यहां तक? अब इसमें प्रावधान क्या क्या थे ये समझ लीजिए, ठीक है। इसमें प्रावधान क्या क्या थे तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर कारण बताया या उद्देश्य बताया कि किस उद्देश्य को लेकर 1813 का राजलेख लाया गया था। क्या उद्देश्य था 1813 के राजलेख को लाने के लिए? तो 1813 के राजलेख को लाने के लिए उद्देश्य, पहला उद्देश्य था कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। कंपनी की जो मनमानी हो रही थी 1873 से लेकर और 1893 के जो एक्ट आए, उन सब के एक्ट आने के बावजूद भी कंपनी की मनमानी और कंपनी का जो व्यक्तिगत व्यापार है, कंपनी की जो रिश्वतखोरी है, वो सारी चीज़ें लगातार क्या हो रही थी, चल रही थी। कमी आई थी, ऐसा नहीं था कि कमी नहीं आई थी, कमी आई थी, लेकिन जिस हद तक कमी आनी चाहिए उस हद तक कमी नहीं आई थी। तो इस कमी को लाने के लिए, कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया या 1813 का राज्यलेख लाया गया, ठीक है। अभिषेक, क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम? आयुष क्या प्रॉब्लम हो रही है जरा बताइएगा, लिख के बताइएगा। ये थंब लगाने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो लिख के बताइएगा कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये थंब लगाने का मतलब है कि आपको पूरी क्लास ही समझ में नहीं आ रही है। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। 1813 का राजलेख, इसका लाने का उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और इंग्लैंड की ईसाई धार्मिक संस्थाओं का भारत में आगमन करने के लिए या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 1813 का राजलेख लाया गया। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े, ठीक है। अब है प्रावधान कि मतलब 1813 का राजलेख जो लाया गया उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, ठीक है। क्लियर हुआ? पहला प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान था कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय व चीन के साथ व्यापार अभी भी चीन के साथ व्यापार का अधिकार अभी भी लागू था। क्लियर है यहां तक? पहला पॉइंट क्या है? प्रावधान कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, कंपनी के पूर्वोत्तर देशों के साथ ब्रिटेन की प्रत्येक कंपनी को, मतलब ब्रिटेन के किसी भी निवासी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। पहले क्या था? पहले केवल कंपनी ही पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा व्यक्ति पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। प्रावधान पहला ही प्रावधान है, फिर से भी बता रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। मैंने आपको बताया है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1773 से लेकर 1813 तक मैंने आपको बताया है कि कंपनी जो थी, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही पूर्वोत्तर देशों में व्यापार कर सकती थी। ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी या ब्रिटेन का आम जनमानस या कोई भी व्यापारी वर्ग पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करते हुए, ठीक है, ब्रिटेन के प्रत्येक नागरिक के लिए व्यापार के द्वार खोल दिए गए। लेकिन कौन कौन से ब्रिटेन के प्रत्येक नागरिक,
कौन कौन से व्यापार नहीं कर सकता था, उन व्यापारों पर केवल कंपनी का ही नियंत्रण था, वो था चाय व चीन के साथ व्यापार। ठीक है, चाय व चीन के साथ व्यापार केवल और केवल कंपनी कर सकती थी, बाकी सारे व्यापार जो है वो ब्रिटेन का कोई भी आम जनमानस, कोई भी नागरिक, कोई भी दूसरी कंपनी, कोई भी उद्योगपति कर सकता था। यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़े। अब है अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि ईसाई धार्मिक संस्थाओं को, ईसाई धार्मिक मिशनरियों को धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, अनुमति प्रदान की गई। समझ लीजिए फिर से। पहला प्रावधान था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ठीक है, और अगला है ईसाई धार्मिक मिशनरियों को धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, अब यहां से तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे कि मैम धर्म का प्रचार प्रसार क्यों? धर्म का प्रचार प्रसार की भी अनुमति गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दी गई। बिल्कुल बेटा, क्योंकि 1813 तक आते आते कंपनी 1600 में आई। समझना, पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईमानदारी से समझना, बिल्कुल मन स्थिति को बिल्कुल शांत करके समझना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 1600 में कंपनी आई है, 1600 से 1700 हो गया, 1700 से 1800 हो गया, लगभग 200 साल का समय हो गया, 200 साल से ऊपर का ही समय हो गया। ठीक है, कंपनी का व्यापार भी चल रहा था, कंपनी का व्यापार भी चल रहा था, कंपनी का विस्तार भी चल रहा था, युद्ध भी चल रहे थे, संधियां भी चल रही थी। ठीक है, सब कुछ चल रहा था। मतलब बहुत बड़े एम्पायर को, एशिया के बहुत बड़े एम्पायर पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया था। अब वो एम्पायर हमेशा के लिए हमारा ही बना रहे। ठीक है, वो एम्पायर हमेशा के लिए किसका बना रहे? ब्रिटिश का ही बना रहे। इसके लिए उन्हें क्या करना था? अब इसके लिए वहां पर उस देश के नागरिकों को, जहां पर अधिकार करना है ब्रिटिश सरकार को, उस देश के नागरिकों को यदि ईसाई बना दिया जाए, यदि वो ईसाई धर्म में अपनी आस्था रखने लगे, यदि उन्हें ईसाई बना दिया जाए, यदि वो ईसाईयत में विश्वास करने लगे, तो उस देश की कंपनी को कभी भी भारत या पूर्वोत्तर देशों को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? नहीं जाना पड़ेगा। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो अपनी मन स्थिति को बिल्कुल एकाग्र रखें और एकाग्रता के साथ यदि पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, थंब भेजने से कुछ नहीं होता, मन स्थिति को बिल्कुल एकाग्र रखिए। इतनी स्लो पढ़ा रही हूं कि अभी भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब तुम समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, आगे बढ़ें। अब जब ईसाई धार्मिक संस्थाएं आएंगी, ईसाई लोग आएंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, तो ध्यान रखना, कोई भी भारत क्या किसी भी देश में कोई भी धर्म प्रचारक जाता है तो अगर वो अपने धर्म के सिद्धांतों को देता है, वो धर्म के व्याख्या करता है, तो अगर हजारों लोग सुन रहे हैं तो हजारों लोगों में से 999 लोग कन्वर्ट हो या ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जरूर कन्वर्ट होता है। एक व्यक्ति की सोच उनकी सोच से मिलती है, उन्हें उन 999 लोगों से मतलब नहीं रहता है, फिर उन्हें उसी एक से मतलब रहता है। वो उसी एक पर फोकस करेंगे और उस एक को परिवर्तित करके उस एक के माध्यम से कई 100 को परिवर्तित करेंगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया जो है, पूरा देश जो है, वो ईसाई धर्म में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर भारत में ईसाई धार्मिक संस्थाओं का क्या हुआ? आगमन हुआ। क्लियर? समझ में आ गया? अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर बेटा जी? अगला पॉइंट यहाँ पर ये है कि 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए
दिए गए। अब आप कहोगे मैडम इतनी मतलब इतनी अच्छाई कहाँ से आ गई? ध्यान रखना, ये भारतीयों को शिक्षित करने के लिए नहीं दिए गए, ठीक है। ये मतलब भारत को, ऐसा नहीं है कि वो भारत को शिक्षित करना चाहते थे, भारत को डेवलप करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ये सारे मतलब 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान किया, नहीं। वो इस बात में भी उनका अपना स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था? ईसाई धार्मिक संस्थाओं की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। हमारे यहाँ उस समय जो लैंग्वेज चलती थी वो उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी, संस्कृत, ये लैंग्वेज थी। तो अगर हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और सामने वाले को हम अपने लेक्चर देंगे तो या तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो उनकी भाषा हमें आनी चाहिए, हमारी भाषा उन्हें आनी चाहिए, तभी जाके किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार होता है, ठीक है। अब अंग्रेजों को हिंदी, उर्दू, अरबी नहीं आती थी और भारतीयों को इंग्लिश नहीं आती थी, तो क्या धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसीलिए भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, मतलब ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुई, इतनी चीज समझ में आई। अगला प्रावधान क्या था? अगला प्रावधान ये था कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास की सरकारों के द्वारा बनाई गई विधियां, मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश संसद की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश संसद की अनुमति लेना क्या कर दिया गया बेटा जी? अनिवार्य कर दिया गया। मतलब समझ में आया ये पॉइंट? ये पॉइंट ये कह रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी, जो भी नियम बनाए जाएंगे, वो वास्तविक नियम तभी कहलाएंगे जब उन्हें ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमति मिल जाएगी। अगर किसी भी विधि में से किसी भी भाग को ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमति नहीं मिलती है तो वो विधि, वो भाग पारित नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम 1833 की ओर बढ़ते हैं। क्यों नहीं हो रहा है पूरी तरह से क्लियर भाई? क्या समस्या हो रही है? मैंने आपको बताया है कि 1813 के चार्टर एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था और ईसाई धार्मिक संस्थाओं को भारत में आने की अनुमति देनी थी। पहला पॉइंट, इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का रहा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? ईसाई धार्मिक संस्थाओं को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई और अनुमति प्रदान करते हुए पूर्वोत्तर देशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, ठीक है। उसके बाद 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान किया गया। अंग्रेजी को, इंग्लिश भाषा का विस्तार करने के लिए, अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा, मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी, गवर्नर जनरल, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा जो विधि बनाई जाती थी, उन विधि को विधि तभी माना जाएगा जब उन्हें अनुमति मिल जाएगी ब्रिटिश संसद की। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़ें। चलिए फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। 18, हाँ, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया कमेंट के माध्यम से कर देना, कल मैं इसे पुनः समझा दूंगी।
जो भी पॉइंट हो, ध्यान रखना मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ, पूरे एक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। फिर से आपको बता रही हूँ, मन स्थिति को बिल्कुल एकाग्र रखिए, कहीं दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई भी बात को नहीं डालिए, जिससे कि आपको हमारी आवाज़ भी अच्छे से पहुँचती रहे और एक्ट, सारे एक्ट बहुत अच्छी तरीक़ा से स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में सेट हो जाए। अठारह 1833 का चार्टर अधिनियम चाय और चीनी के साथ व्यापार क्यों रखा गया? देखिए बेटा, कोई बड़ी संस्था होती है तो एकदम से उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू भी दे रही थी, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार को राजस्व भी दे रही थी। बट ब्रिटेन की जो बहुत सारी कंपनियां थी, वो कंपनियां भी पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रेशराइज कर रही थी कि हमें भी व्यापार करने की अनुमति प्रदान कीजिए, हम भी व्यापार करना चाहते हैं, केवल एक ही कंपनी क्यों? तो यही दो व्यापार, चाय और चीन के साथ बहुत बड़ा व्यापार था कंपनी का, इसीलिए ये प्रावधान किया गया कि जो बहुत बड़ा व्यापार का सेक्टर है वो कंपनी के अंडर में रहेगा और बाकी छोटे छोटे व्यापार के जो सेक्टर हैं वो सारी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिए जाएंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से पहले की थोड़ी सी भूमिका समझ लीजिए। 1813 का चार्टर जब बना, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी पर जब नियंत्रण स्थापित किया गया, फिर भी कंपनी का व्यापार लगातार बढ़ता गया। 1813 के चार्टर एक्ट में इतने सारे प्रावधान होने के बावजूद भी कंपनी के व्यापार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और ना ही कंपनी के व्यापार को कोई भी हानि पहुंची। कंपनी का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब कंपनी का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा तो फिर एक छोटा सा अधिनियम और आया, 1814 में आया, उसके बाद 1818 में आया, उसके बाद 1829 में आया, लेकिन कोई भी अधिनियम जो है, कोई भी नियम जो है वो कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। जब कंपनी के व्यापार पर 1813 का भी नहीं कर सका, 1814 का भी नहीं कर सका, 1818 का भी नहीं कर सका, 1829 का भी नहीं कर सका, तब जाके 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से और कंपनी में, क्योंकि जब कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी तो यहाँ तक 1833 तक आते आते कंपनी की प्रतिक्रियावादी नीति से भारतीय त्रस्त होने लगे थे, क्योंकि भारत में वह सामाजिक रूप में इंटरफियर होने लगा था, आर्थिक रूप में इंटरफियर तो हो ही रहा था, धार्मिक रूप में इंटरफियर होने लगा था। इसलिए भारतीयों के मन में एक एक बेचैनी होने लगी थी। वो अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर सोचने लगे थे और कंपनी का विरोध करने लगे थे। जब 1833 का एक्ट पारित हुआ, उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे बेटा जी? वो थे डलहौजी। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? गवर्नर जनरल थे डलहौजी। फिर डलहौजी ने देखा कि भारतीय जो है वो कंपनी के प्रति किस प्रकार से विरोधी भावनाओं को जन्म दे रहे हैं, इसलिए कंपनी के नियमों में सुधार करने के लिए, कंपनी की शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए डलहौजी के प्रयासों से 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। कंपनी को व्यापार करने से फायदा हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। आपने कहा ब्रिटिश सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बेटा जब भारत में एक ही कंपनी हो ना, घर में एक ही मुखिया हो, ठीक है, घर में अगर एक मुखिया है और 4 सदस्य हैं और मुखिया जो है एक ही की बात मानने लगेगा तो घर के 3 लोग जो हैं वो विद्रोह कर देंगे। उसी प्रकार से ब्रिटिश में केवल एक ही कंपनी नहीं थी, हजारों कंपनियां थी और केवल एक ही कंपनी को व्यापार की अनुमति प्राप्त थी, तो बाकी सारी कंपनियां ब्रिटिश के अंदर क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। इसीलिए ब्रिटिश को कंपनी के अधिकारों को कम करके ब्रिटेन की सारी कंपनियों को वो अधिकार देने थे, इसलिए प्रावधान किया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक?
आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम, इसका प्रावधान क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों आया था? तो समझ लीजिए, ये इसलिए आया था क्योंकि कंपनी की प्रतिक्रियावादी नीति जो है वो भारत में बहुत जबरदस्त रूप से फैल गई थी और इसी नीति का विरोध भारतीयों के द्वारा किया जाने लगा था। तो इस एक्ट के आने का उद्देश्य क्या है, इस एक्ट के आने का कारण क्या है? तो बेटा उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कंपनी की प्रतिक्रियावादी नीति, पहला। दूसरा उद्देश्य है डलहौजी की सुधारवादी भावना। ठीक है, इन दोनों के उद्देश्यों से ही, इन दो उद्देश्यों के कारण ही 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। यहां तक क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके प्रावधान, किसमें क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, इसमें प्रावधान इंग्लैंड में भी हुए, जो इफेक्ट दिखा गया 1833 का, और भारत में भी दिखा गया। ठीक है, पहले इंग्लैंड का देखते हैं कि इंग्लैंड में क्या इफेक्ट दिखा। सभी से ऐसा कर ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, इंग्लैंड में क्या इफेक्ट दिखा। अब इंग्लैंड में जो इफेक्ट दिखा, तो हमने आपको बताया था कि दो कंपनी के दो बॉडी थी। एक थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है ना यहाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बताया था मैंने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बॉडी थी ना कंपनी की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या राइट था? व्यापारिक एकाधिकार। ये राइट था ना, व्यापारिक एकाधिकार का राइट था ना। इस राइट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके पास क्या अधिकार था बेटा? राजनीतिक एकाधिकार। राजनीतिक एकाधिकार था। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में क्या था? भारत में बेटा था गवर्नर जनरल। ठीक है, 1833 समझने का प्रयत्न करना। गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के तहत तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मद्रास, बिहार, उड़ीसा सारी प्रेसिडेंसियां किसके अधीन कर दी गई थी? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। इतना क्लियर है? पिछली वाली बात हम बता रहे हैं। अब इस गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी गवर्नर को किसका बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जरा ये बताइएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? नाम है विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। मतलब अब यहां पर एक चीज देखिए, इससे पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, वहां पर अलग अलग शासन तंत्र था, अलग अलग गवर्नर थे। फिर उन गवर्नरों को किसके अंडर में रख दिया गया था? बंगाल के गवर्नर के अंडर में रख दिया गया था। क्लियर? अब क्या हुआ? अब यहां हुआ कि बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब भारत में पहली बार क्या हुआ? भारत में पहली बार केंद्रीकरण शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। क्लियर? यहां तक भारत में पहली बार केंद्रीकरण शासन व्यवस्था की स्थापना की गई।
समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना सबको? अगर क्लियर हो रहा है तो थंब का निशान लगा दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तीन जगह के गवर्नर थे। बंगाल का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था, बम्बई का गवर्नर था। फिर 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और दोनों गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद अब 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। भारत में पहली बार बेटा क्या हुआ? भारत में पहली बार केंद्रीकरण शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इससे पहले ऊपर देखिए विकेंद्रीकरण था, हर क्षेत्र के छोटे छोटे गवर्नर हुआ करते थे। शासन तंत्र कैसा था? विकेंद्रीकृत था। लेकिन पहली बार भारत में केंद्रीकरण शासन तंत्र की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है। अब इस गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। क्लियर? अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या कितनी थी? 3 थी। ध्यान रखना, शुरुआत में 73 में 4 थी, उसके बाद क्या कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। अब फिर से क्या होगी? 4 होगी। तो गवर्नर जनरल की सर नीचे ठीक है ना? गवर्नर जनरल की परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया। सदस्य संख्या कितनी हो गई? 4। विधि क्या है? विधि का मतलब होता है नियम और कानून। विधि का मतलब क्या होता है? नियम और कानून। मतलब लॉ बनाने के लिए एक सदस्य को जोड़ा गया। लेकिन ध्यान रखना, मैंने एक शब्द लिखा है अस्थायी। वो 3 जो पिछले हैं वो स्थायी हैं। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा जो विधि बनाई गई और या जो गवर्नर के द्वारा जो नियम बनाए गए, उन नियमों में मताधिकार करने की शक्ति जो है वो 3 लोगों के पास है। लेकिन ये अस्थायी सदस्य था, मतलब गवर्नर जनरल की परिषद की मीटिंग में भाग ले सकता था, अपने विचार रख सकता था, लेकिन वोट डालने का अधिकार उसके पास नहीं था। इसीलिए इसे क्या कहा गया? अस्थायी सदस्य कहा गया। क्या कहा गया? अस्थायी सदस्य कहा गया। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ें। ठीक है। अब विधि सदस्य जोड़ा गया। ठीक है। अब गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा, देखिए यहां पर गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा, लिखते जाइए, बनाई गई विधि अधिनियम कहलाने लगी। गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा बनाई गई विधि जो है वो क्या कहलाने लगी बेटा जी? अधिनियम कहलाने लगी। क्लियर? समझ में आ गया? अरे भाई, गवर्नर
गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और इसी गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए नियम व कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल की परिषद जो कि 3 सदस्यीय हुआ करती थी, उसमें चौथा अस्थायी सदस्य जोड़ा गया। अस्थायी सदस्य इसलिए कहा गया क्योंकि उस सदस्य को वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ने के लिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो फिर हम इसे हटा रहे हैं। हटा दें? चलिए, अब क्या थे? और भी प्रावधान थे। अन्य प्रावधानों में क्या थे ये देख लीजिए। अन्य प्रावधान, ठीक है, उद्देश्य मैंने बता दिया, मुख्य प्रावधान जो थे वो मैंने बता दिए। अब देखते हैं अन्य प्रावधान क्या है। आगे बढ़िए। अन्य प्रावधान देखिए, अन्य प्रावधान बता रहे हैं, अभी हमने पूरा नहीं बताया, इसलिए दास प्रथा को रखा गया है, अन्य प्रावधानों में रखा गया है। यहां पर आ जाइए। गवर्नर जनरल को, अन्य प्रावधान क्या है? गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने की शक्ति दी गई। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया। मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान की गई और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या किया? एक विधि आयोग का गठन किया। क्लियर किया? अब विधि आयोग कितने सदस्यीय था बेटा जी? तो विधि आयोग 4 सदस्यीय था, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। विधि आयोग कितने सदस्यीय था बेटा जी? तो 4 सदस्यीय था। आगे बढ़े। अगला है 1833 के अधिनियम के तहत ही दास प्रथा को, 1833 के अधिनियम के तहत ही 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब आप कहोगे कि मैम दास प्रथा क्या है? तो समझिए दास प्रथा क्या है। आप वैदिक काल से पढ़ते चले आ रहे हो कि मनुष्य को दासी के रूप में घर में रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर मनुष्य की खरीद बिक्री भी होने लगी थी। मनुष्य को दास बनाया जाने लगा था, उनके बेगारी करवाई जाती थी। तो ये प्रथा, ये इस प्रकार के नियम, इस प्रकार की ये प्रथा रिवाज जो है बहुत ज़्यादा बन गए थे और फिर दासों पर अत्याचार होते थे। दासों को यहाँ से विदेशों में बेच दिया जाता था। तो ये प्रथा मानवीयता के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। ठीक लिए, इसलिए 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में भारत में दास प्रथा को क्या कर दिया गया? भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्लियर यहाँ तक?
सारी चीजें क्लियर हो गई। अगला पॉइंट क्या है अन्य प्रावधानों में? अगला पॉइंट ये है, सरकारी पदों पर बैठे कर्मचारियों को धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी को कंपनी में नियुक्ति की प्रक्रिया में उसके धर्म, उसके वंश, उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ? या किसी भी प्रकार के अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। क्लियर? अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए, वो पॉइंट है गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को बजट तैयार करने की शक्ति प्रदान की गई। बजट तैयार करने की शक्ति प्रदान की गई। क्लियर? यहां तक बजट तैयार करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत का बजट नहीं, ब्रिटिश अधिकृत भारत के लिए बजट। यहाँ पर केवल भारत शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि भारत में देशी रियासतें भी सम्मिलित होती थीं। ठीक है, ब्रिटिश अधिकृत भारत के लिए बजट तैयार करने की शक्ति प्रदान की है। अगला पॉइंट क्या है बेटा? अगला पॉइंट है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चाय व चीन के साथ व्यापार को भी क्या कर दिया गया बेटा जी? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है, स्क्रीनशॉट लेना है, 2 मिनट में स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, वरना हम इसको हटाते हैं। चलिए फिर, आज 1813 का समझ में आ गया, 1833 का समझ में आ गया। कल हम आपको 1853, 1858, 1905 के एक्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और ये याद करके आइएगा, कल हम फिर से आपसे 10 क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। जो आज और पिछले सेशन में जितना भी हमने पढ़ाया है उससे हम 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।